नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनेशन, परागण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जिसके अंदर हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना, उसका विकास, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, उसका विकास समझा था। अब हम पढ़ेंगे परागण। दोस्तों, हम जानते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में पराग कणों के जायांत तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में इनका संचालन नहीं हो पाता। अतः किसी माध्यम के द्वारा ही पराग कण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और इसी क्रिया को ही परागण कहा जाता है। अर्थात पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण जो है, परागण दो प्रकार से होता है। एक स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा परपरागण, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण का मतलब होता है जब पुष्प अपने ही पराग कणों से परागित होता है तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। अर्थात स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है। एक स्वयुग्मन और एक सजात पुष्पी परागण। इसे बोलते हैं ऑटोगेमी, इसे बोलते हैं जिटेनोगेमी। जबकि परपरागण का मतलब होता है जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमने एक द्विलिंगी पुष्प बनाया है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है जिसमें नर और मादा जनन एक ही पुष्प में होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर। जब परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। जैसे कि मटर में। लेकिन जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरी शाखा पर लगे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ऐसा जो है
ऐसा जो है उभयलिंगाश्रयी पादपों में होता है, जैसे मक्का है, ककड़ी है, इनमें होता है। ये उभयलिंगाश्रयी पादप है। उभयलिंगाश्रयी का मतलब होता है जब पुष्प एकलिंगी हो लेकिन दोनों नर और मादा पुष्प एक ही पादप पर लगे हों, तो ऐसे पादप को उभयलिंगाश्रयी पादप कहा जाता है। तथा पर परागण में एक पुष्प के परागकोश से निकलने वाले परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिका अगर पर गिरते हैं तो उसे पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्वपरागण के लिए पुष्पों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। कहेंगे स्वपरागण के लिए अनुकूलन। स्वपरागण के लिए निम्न अनुकूलन होते हैं। नंबर 1, उभयलिंगता से हम बोलते हैं द्विलिंगता। नंबर 2, समकाल पक्वता से हम बोलते हैं होमोगेमी। नंबर 3, अनुन्मील्यता से बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। यह स्वपरागण के लिए पादपों में या पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन है। उभयलिंगता का मतलब होता है जब पुष्प द्विलिंगी हो अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में है तो उसमें स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हम कहेंगे मटर में। समकालपक्वता का मतलब होता है कि परागकोश में परागकणों का निर्माण और जायांग में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण अगर साथ साथ होता है, अर्थात नर और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण अगर साथ साथ होता है तो उसे समकालपक्वता कहा जाता है। अगर पादप में समकालपक्वता पाई जाती है तो उसमें स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल बताएंगे हम गुलब्बास, सदाबहार आदि। तीसरा है अनुन्मील्यता। इससे पहले हम ये देखते हैं उन्मील्यता क्या होती है। उन्मील्यता का मतलब होता है ऐसे पुष्प जो खिलते हैं, जो कलिका अवस्था से खिल जाते हैं, उन्हें हम जो है उन्मील्य पुष्प कहा जाता है। और ऐसे पुष्प जो हमेशा कलिका अवस्था में ही रहते हैं उन्हें अनुन्मील्य पुष्प कहा जाता है। और ऐसा जिन पौधों में पाया जाता है उसे अनुन्मील्यता कहते हैं। अर्थात ऐसे पौधे जिनमें पुष्प हमेशा बंद होते हैं, अर्थात जिनमें अनुन्मील्यता पाई जाती है, उनमें स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हम कहेंगे कनकोआ पादप, जिसे हम बोलते हैं कोमेलाइना, बेंगालेंसिस, और
वायोला में। इनमें पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं, जिससे उसी के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर गिरने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, अगला परागण है पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। पर परागण का मतलब होता है जब एक पुष्प के परागकोश से निकलने वाले परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहा जाता है। पर परागण की ये विशेषता होती है कि उसमें बीज निर्माण के लिए सदैव 2 पादपों की आवश्यकता होती है। अब हम देख रहे हैं पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 स्वबंध्यता, जिसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। नंबर 2 एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। नंबर 3 भिन्न काल पक्वता, हर्कोगेमी से बोलते हैं डाइकोगेमी। और चौथा है अवरुद्ध परागणता, से बोलते हैं हर्कोगेमी। और नंबर 5 विषमवर्तिकात्व, हेट्रोस्टाइली। ये 5 जो हैं वो पर परागण के लिए। सर्वप्रथम बात कर रहे हैं स्वबंध्यता की। स्वबंध्यता का अर्थ होता है जब एक पुष्प अपने ही परागकणों से निषेचित नहीं हो पाता है तो उसे स्वबंध्यता कहते हैं। अर्थात जब परागकण परागकोश की वर्तिका पर गिरते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता, जिसे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन अगर वही परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, उसे हम स्वबंध्यता कहते हैं। स्वबंध्यता जो है वो पिटूनिया की जातियों में, अंगूर में और राखी बेल इत्यादि पादपों में पाई जाती है। दूसरा अनुकूलन है एक लिंगता। एक लिंगता का अर्थ होता है जब पुष्प में दोनों जननांग स्त्री के स्तर और पुंकेसर स्तर में से केवल एक ही उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं और इसे एक लिंगता कहते हैं। और एक लिंगता के आधार पर पादप 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षयक और द्विक्षयक। एक क्षयक को अंग्रेजी में मोनोइसियस और द्विक्षयक को डायोइसियस कहते हैं। इसे द्वैलिंगाश्रयी और इसे एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। एक लिंगाश्रयी एक से एक जो है उसका अर्थ होता है जब पुष्प एकलिंगी हो लेकिन
दोनों पुष्प एक ही पादप पर लगे हों, अलग अलग शाखा पर, तो उसे हम एक शयक या उभय लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। और ऐसा जो है वो मक्का में, कद्दू में, ककड़ी में, इनमें पाया जाता है। मक्का है, कद्दू है, अरंडी है, इनमें पाया जाता है। द्विशयक का मतलब होता है जब पुष्प एकलिंगी हो लेकिन दोनों पुष्प अलग अलग पादप पर हों, तो उसे हम द्विशयक, डायोशियस यानी दो, डायो मतलब दो, अर्थात दो पादप हों। एक पादप वो जिस पर नर पुष्प लगे होते हैं उसे नर पादप कहेंगे, और एक पादप वो जिस पर मादा पुष्प लगे होते हैं उसे मादा पादप कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को एक लिंगाश्रयी या द्विशयक अवस्था कहा जाता है। जैसे कि हम कहेंगे शहतूत, पपीता, भांग, गेंदा इत्यादि पादप। इन पादपों में जो है वो एक लिंगता पाई जाती है, जिसके कारण पर परागण की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है भिन्न काल पक्वता, इसे कहते हैं डाइकोगेमी। स्वपरागण हमने पढ़ा था समकाल पक्वता, अर्थात दोनों का परागकोश में परागकणों का निर्माण और भ्रूण कोश का निर्माण साथ साथ होता है। यहाँ पर क्या होता है भिन्न काल पक्वता में, जब पुंकेसरों में परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण और भ्रूण कोश का निर्माण अलग अलग समय पर हो, तो उसे हम भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पुंपूर्वता, नंबर 2 स्त्री पूर्वता। इसे बोलते हैं प्रोटोएंड्री, इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। सबसे पकड़िए प्रोटोएंड्री, प्रोटो का मतलब पहले, एंड्री का मतलब एंड्रोशियम, अर्थात भ्रूण कोश के निर्माण से पहले पराग कोश में परागकणों का निर्माण हो जाता है। पराग कोश में परागकणों का निर्माण भ्रूण कोश के निर्माण से पहले होता है, तो उसे पुंपूर्वता कहते हैं। और पुंपूर्वता जो है वो गुड़हल, कपास, सूरजमुखी इत्यादि पादपों में पाई जाती है। फिर है स्त्री पूर्वता। नेक्स्ट है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब होता है जब अंडाशय में भ्रूण कोश का निर्माण पराग कोश में परागकणों के निर्माण से पहले होता है, अर्थात मादा युग्मोद्भिद का निर्माण नर युग्मोद्भिद से पहले हो जाता है, तो उसे हम स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी, प्रोटो यानी पहले, गाइनी यानी गाइनोशियम, जायांग में भ्रूण कोश का निर्माण पहले होता है, तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। और ऐसा पाया जाता है चंपा, तंबाकू, ब्रेसिकेसी, कुल के पादप। तंबाकू जो है वो सोलेनेसी कुल का पादप है, और रोदेसी कुल के पादपों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता का मतलब होता है जब वर्तिकाग्र और पराग कोश
के मध्य किसी प्रकार की बाधा या अवरुद्धता आ जाती है, जिसके कारण उनमें पर परागण की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हम कहेंगे कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें पुष्प में वर्तिका पुंकेसरों से अधिक लंबी होती है। इस कारण इन द्विलिंगी पुष्पों में जो है वो स्वपरागण नहीं हो पाता, बल्कि परपरागण ही होता है। और जो ग्लोरियोसा है, इसमें परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागकण काफी दूर दूर जाके गिरते हैं, इसलिए वो अपने ही पुष्प की वर्तिका पर नहीं गिर पाते हैं, अर्थात उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता, बल्कि परपरागण ही होता है। नेक्स्ट है विषम वर्तिकात्व। प्रिमूला जो पादप है, प्रिमूला पादप के अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। विषम वर्तिकात्व का मतलब होता है जब वर्तिकाग्र की स्थिति अलग अलग हो, और ये जो है प्रिमूला के अंदर देखने को मिलती है। प्रिमूला के अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक के अंदर पुंकेसर छोटे, जबकि वर्तिका लंबी होती है, जबकि दूसरे पुष्पों में पुंकेसर लंबे व वर्तिका छोटी होती है। ऐसी स्थिति में छोटे पुंकेसरों से परागकण इस छोटी वर्तिका पर चले जाते हैं और इन बड़ी वर्तिका का परागण इस बड़े पुंकेसरों के परागणों से होता है, अर्थात स्वपरागण की संभावना नहीं हो पाती है। ये परपरागण के 5 अनुकूलन हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं परपरागण की विधियां। दोस्तों, पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता या माध्यम की आवश्यकता होती है। उन माध्यमों को हम जैविक और अजैविक दो भागों में बांट सकते हैं। अजैविक कारक के अंदर अजैविक जो परागण होता है उसके अंतर्गत वायु परागण और जल परागण को रखा गया है, और जैविक कारक के अंदर जो है वो जंतु परागण को रखा गया है। इस प्रकार से हम पर परागण की 3 विधियों को देखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं वायु परागण, इसे अंग्रेजी में एनिमोफिली कहते हैं। अर्थात जिन पौधों में वायु द्वारा परागण होता है उसे वायु परागण या एनिमोफिली कहा जाता है। वायु परागित पुष्पों की विशेषता होती है कि वो रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन तथा आकर्षण रहित होते हैं, क्योंकि इन्हें वायु को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इनमें पराग कणों की संख्या असंख्य तक होती है और पराग कण हल्के, शुष्क और छोटे आकार के होते हैं। जैसे हम देखें कि मक्का का जो एक पादप है वो लगभग 2 करोड़ पराग कण उत्पन्न करता है। वहीं रोमैक्स का जो पादप है वो लगभग 40 करोड़, एक पादप लगभग 40 करोड़ पराग कण उत्पन्न करता है। अर्थात पराग कणों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वायु द्वारा होने वाला परागण निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। इसीलिए पराग कणों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से कुछ पौधों के अंदर परागकण छोटे होने के साथ साथ
सपक्ष भी होते हैं, सपक्ष परागकण भी पाए जाते हैं, जैसे कि पाइनस में। कुछ जो घास कुल के पादप हैं उनके अंदर वर्तिकाग्र में भी कुछ विशेष प्रकार के अनुकूल पाए जाते हैं, जैसे कि टाइफा के अंदर जो वर्तिकाग्र है वो ब्रुश के समान हो जाती है, और घास में रोमयुक्त या फिर पक्षमा भी जो है वो वर्तिकाग्र हो जाती है। ये वायु परागण होने वाले पादपों के अंदर अनुकूलन है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें जल परागण। इसे कहते हैं हाइड्रोफिली, अर्थात जल में होने वाले परागण को या जल के माध्यम से होने वाले परागण को जल परागण हाइड्रोफिली कहते हैं। और इसके कुछ अपवाद भी हैं। ये ज्यादातर अधिकांशतः जलीय पौधों में होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि हम कहेंगे पोटोमोजिटोन, मीरियोफिलम, ये जलीय पादप हैं, लेकिन इनमें वायु परागण होता है। उसी प्रकार से निम्फिया, इसका दूसरा नाम है कुमुदिनी, इसमें कीट परागण होता है, जबकि ये जलीय पादप है। अर्थात ये अपवाद हैं, पोटोमोजिटोन और मीरियोफिलम के अंदर जलीय पादप होते हुए भी वायु परागण होता है, और निम्फिया जलीय पादप होते हुए भी इसमें कीट परागण होता है। दोस्तों, जल परागण जो है वो दो प्रकार से होता है। एक अधोजल परागण, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, और दूसरा अधि जल परागण, तो बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। इसमें अधो का मतलब होता है नीचे, जल का मतलब पानी, अर्थात पानी के अंदर जो डूबे हुए जल निमग्न पादप हैं, उन पौधों के अंदर होने वाला परागण अधोजल परागण कहलाता है। इसमें हम एग्जाम्पल बताएंगे, नाजास, सीरोटोफिलम, और जोस्टेरा। दूसरा है अधिजल परागण। अधि का मतलब होता है ऊपर, अर्थात जल की सतह के ऊपर होने वाला परागण जो है वो एपीहाइड्रोफिली कहलाता है। और ऐसा जो है वो वेलिसिनेरिया, जो कि जल निमग्न पौधा है, में पाया जाता है। तो यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि वेलिसिनेरिया जल निमग्न होते हुए भी उसमें अधोजल परागण नहीं होता, बल्कि अधिजल परागण होता है। इसका कारण है कि हम कहेंगे कि तो वेलिसिनेरिया है तो जल में डूबा हुआ रहता है। इसमें वर्तिका जो होती है वो स्प्रिंग नुमा होती है। जब इसमें परागण का समय होता है तब ये वर्तिका इस पुष्प को, वर्तिकाग्र को जल की सतह पर ले आती है, और नर पुष्प
अपने परागकणों को इस पर छोड़ते हैं और ये वर्तिकाग्र इस नर पुष्पों को ग्रहण करने के बाद वापस जल के अंदर चली जाती है। इस प्रकार से इनमें अधिजल परागण होता है, जबकि ये जल निमग्न पौधे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं जंतु परागण। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जंतु परागण, जिसे जूफिली कहा जाता है। जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। और जंतु परागण जो है वो निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 कीट परागण, नंबर 2 पक्षी परागण, नंबर 3 घोंघा द्वारा, और नंबर 4 चमगादड़ परागण। कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। यहां हम याद रखने के लिए समझ सकते हैं कि एंट यानी चींटी, और चींटी आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, और आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा कीट जातियां आती हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एंटोमोफिली का मतलब होता है कीट परागण। कीट परागण में 80% जो कीट परागण है वो मधुमक्खियों द्वारा होता है, जैसे कि सरसों, बोगेनविलिया, साल्विया, इनके अंदर। इसके अलावा शलभ द्वारा भी कीट परागण होता है, तंबाकू में और दतूरा में। तितली द्वारा, लिली, डायंथस, इन पौधों में होता है। दोस्तों, एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि सरसों के खेत में मधुमक्खी पालन करने से किसान को दोहरा लाभ होता है, समझाइए। तो हम कहेंगे कि सरसों के पादप में परागण की क्रिया मधुमक्खी द्वारा होती है। अगर किसान सरसों के खेत में मधुमक्खी पालन करता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। एक, मधुमक्खी द्वारा अधिक से अधिक परागण होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, और दूसरा, मधुमक्खियों के छत्ते से शहद और मोम दोनों प्राप्त होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसान अगर सरसों के खेत में मधुमक्खी पालन करता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। नेक्स्ट है पक्षी परागण, इसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी विज्ञान होता है, इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि पक्षी परागण को अंग्रेजी में ऑर्निथोफिली कहा जाता है। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहते हैं। और पक्षी परागण में जो पुष्प हैं वो रंगीन, बड़े, विशेषकर लाल रंग के और आकर्षक होते हैं। जिस प्रकार से कीट परागण में भी पुष्प जो है वो रंगीन, आकर्षक, गंध युक्त, मकरंदित होते हैं, उसी प्रकार से पक्षी परागण में भी पुष्प रंगीन, गंध युक्त, मकरंदित होते हैं। लेकिन इन दोनों के पुष्पों में इतना फर्क होता है कि पक्षी परागित पुष्प जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और विशेषकर लाल रंग के होते हैं, ताकि पक्षियों को आसानी से दिखाई दे जाए। पक्षी परागण के हम एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कौवा द्वारा सेमल पादप में
बॉम्बैक्स में। इसके अलावा हमिंग बर्ड जो है वो संसार की सबसे छोटी चिड़िया है। ये चिड़िया की प्रजाति है। इसमें रिवर्स फ्लाइंग भी होती है, अर्थात ये अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए पीछे की ओर भी थोड़ा सा उड़ सकती हैं। इसके द्वारा जो है बिग्नोनिया में होता है। इसके अलावा मैना पक्षी द्वारा एरिथ्रिना, जिसे हम रक्त मदार कहते हैं, उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है घोंघों द्वारा परागण, इसे बोलते हैं मेलेकोफिली। घोंघों द्वारा होने वाले परागण को घोंघा परागण कहते हैं। और घोंघों द्वारा परागण जो है वो सर्प वृक्ष, जिसे हम एरिसीमा कहते हैं, में पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ ऑर्किड्स में भी जो है घोंघा द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है चमगादड़ परागण, इसे बोलते हैं चमगादड़ परागण चीरोपटेरोफिली। चीरोपटेरोफिली एग्जाम में कई बार इस वर्ड को हिंदी में लिख करके भी एग्जाम में पूछा गया है कि चीरोपटेरोफिली क्या है। इसका मतलब होता है चमगादड़ परागण। जिन पुष्प पौधों में पुष्प रात्रि को खिलते हैं उन पौधों में चमगादड़ परागण होता है मुख्य रूप से, जैसे कि कदम्ब, इसे हम बोलते हैं एंथोसिफिलस, कचनार, बोहेनिया वेरिगेटा, बालम खीरा, इसे बोलते हैं किजेलिया, और गोरख इमली, इसे बोलते हैं एडनसोनिया। रात्रि में इन पौधों में पुष्प खिलते हैं और चमगादड़ पराग कणों को और मकरंद को खाने के लिए इन पुष्पों पर जाते हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते समय पराग कणों को जो है अपने साथ में ले जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि परागण की कौन कौन सी विधियां हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि गुलमोहर और श्यामल पादप, जिनके अंदर पक्षी परागण होता है, गुलमोहर और श्यामल, इन पादपों में पक्षी परागण पाया जाता है, लेकिन कभी कभी इनमें गिलहरी द्वारा भी परागण होता है। नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता, तो बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। इसका अर्थ होता है जब नर और मादा युग्मकों के जननक्षम होते हुए भी, यानी कार्यक्षम और जननक्षम नर युग्मकों और मादा युग्मकों के होते हुए भी अगर निषेचन में विफलता होती है तो उसे हम
स्व अनिश्चितता कहते हैं। स्व अनिश्चितता दो प्रकार से हो सकती है, एक अंतराजातीय और एक अंतर्जातीय। इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक और इसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही वंश की भिन्न जातियों में, एक ही वंश की भिन्न जातियों में अगर अनिश्चितता पाई जाती है तो उसे अंतराजातीय अनिश्चितता कहते हैं। जबकि अंतरजातीय में एक ही जाति के सदस्यों में अनिश्चितता पाई जाती है। अनिश्चितता मुख्य रूप से पराग स्थिरीकरण क्रिया के कारण उत्पन्न होती है और इसके कार्यकी और आकारिकी कारक हो सकते हैं। यह जो क्रिया है स्व अनिश्चितता, वो एक जीन बहुविकल्पी द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रिया है। एक जीन के बहुविकल्पियों द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रिया है। और ये जो है असंगतता, वो सामान्य तौर पर वर्तिकाग्र के परिपक्व होने और पराग कणों की भित्ति के निर्माण के समय उत्पन्न हो जाती है। इस अंतरजातीय को हम स्व अनिश्चितता भी या स्वबंध्यता भी कहते हैं। ये दो प्रकार से होती है। ये जो स्व अनिश्चितता है वो दो प्रकार से होती है। नंबर एक, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता और बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता। इसे बोलते हैं गैमेटोफाइटिक इसे बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। जो गैमेटोफाइटिक जो है इनकम्पेटिबिलिटी होती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, इसके अंदर जो इसके जो नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं, निर्धारण करने वाले जो जीन होते हैं, वो नर युग्मकोद्भिद के जीनों के द्वारा होता है। अतः हम कहें कि यदि नर युग्मकोद्भिद के जीनों के द्वारा अगर स्व अनिश्चितता का निर्धारण और नियंत्रण होता है तो उसे युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता और बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता का मतलब होता है कि जब बीजाणुद्भिद उत्तक अर्थात वह उत्तक जिससे पराग कणों का निर्माण होता है, उसमें स्थित जीनों के द्वारा अगर स्व अनिश्चितता का नियंत्रण और निर्धारण होता है तो उसे हम बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। इसके जो कई परिणाम हो सकते हैं, असंगतता के जो है वो कई परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे पराग कणों का जो है पराग कणों का अंकुरन नहीं हो पाना, पराग नलिका का फट जाना,
परागनलिका का बीच में ही फट जाना, परागनलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना, ये कारण जो है वो असंगतता के परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे निषेचन, और निषेचन के बाद भ्रूण पोष का निर्माण किस प्रकार से होता है और भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, इसे हम पढ़ेंगे।